तो जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें प्यारे दोस्तों हमारा टॉपिक है पहले ग्रुप का पहला टॉपिक, और इसके अंतर्गत जो हम चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे वो ग्रुप वाइज कंटिन्यू रखेंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ग्रुप नंबर 1 हमारा जो रहेगा इसके टॉपिक होंगे वर्णमाला, दूसरा टॉपिक संधि, इसके बाद तीसरा टॉपिक उपसर्ग, फोर्थ टॉपिक आपका प्रत्यय और फिफ्थ टॉपिक वर्तनी। इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे उसका फायदा ये रहेगा, एक तो हमें ये पता होगा कि किस ग्रुप से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों ये सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंड हैं, जिसको हम निर्भर कहते हैं। तो ये सारे क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है, अर्थात हम कभी भी वर्तनी को पहले नहीं पढ़ सकते जब तक हमें मात्राओं का ज्ञान वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की नहीं होता। ऐसे ही उपसर्ग की पहचान, प्रत्यय की पहचान हम तब कर पाएंगे जब संधि वाले कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते समय कि किस टॉपिक को पढ़ने से पहले कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, ताकि बाकी जो चीजें डिपेंड रहती है एक दूसरे पर उनके लॉजिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो। इसके बाद दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, फाइनल सफलता लेने के लिए किस ग्रुप का कितना वेटेज आपकी परीक्षा के लिहाज से है। यहां से आपका जो क्वेश्चन आने हैं प्यारे दोस्तों 3 से लेके 5% आपके इस ग्रुप से आने हैं। इसी ऐसे 10 ग्रुप में पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ग्रुप नंबर 1 के अंतर्गत हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं और इसकी एंडिंग हो रही है वर्तनी से। और जिंदगी में अगर इस तरीके से एक बार चीजें पढ़ ली तो लाइफ में कभी भी प्यारे दोस्तों इन 5 टॉपिक के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई हो, ऑडियो वीडियो में कोई प्यारे दोस्तों कोई दिक्कत ना हो, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और इसके बाद ऐसे ही अपने पूरे सिलेबस को समझते हुए चीजों को लेके आपको आगे बढ़ना है। बात करते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ हम ग्रुप नंबर 2 की। ग्रुप नंबर 2 के अंतर्गत जो हमारे टॉपिक होंगे, इसके अंतर्गत यहाँ पे प्यारे दोस्तों पहला जो टॉपिक है हमारा वो होगा तत्सम, तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम तद्भव शब्द। दूसरा टॉपिक होगा देशी विदेशी, देशी विदेशी संकर शब्द, देशी विदेशी संकर शब्द। इसके बाद रूढ़ यौगिक, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। और इसके बाद टॉपिक होगा यहाँ पर हमारा विकारी शब्द। तो यहाँ पर इन्हीं को रखते हैं इसके अंतर्गत, और इसका जो रोल रहेगा प्यारे दोस्तों वो रहेगा आपका 2 से लेके 3%। आपके अलग अलग आपको ध्यान रखना है, शिफ्टों में पेपर होते हैं तो भी आपका यही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके साथ साथ यहाँ पर ग्रुप नंबर 4 के अंतर्गत, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर आपका 3 और ग्रुप नंबर 3 के अंतर्गत आपके एक टॉपिक क्या है, इसको हम विकारी या विकारी के नाम से जानते हैं इस ग्रुप को, और सबसे बड़ा ये रोल अदा करता है विकारी व अविकारी शब्द। इस ग्रुप का नाम है विकारी व अविकारी शब्द, और इसका जो रोल रहता है वो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा 6 से लेके 8% अकेले प्यारे दोस्तों इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक आएंगे, विकारी शब्द आपके 4 हैं, इसके अंतर्गत संज्ञा, दूसरा टॉपिक आपका सर्वनाम, इसके बाद में तीसरा टॉपिक आपका विशेषण। सीक्वेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हर बार गलती यही कर रहे हो
बस तो आते हो, टॉपिक पढ़ते हो। ये सारे टॉपिक आप लाइफ में अनेक बार पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत बार क्लियर आपको ये चीजें नहीं हुई है पढ़ने के बावजूद, अलग अलग कंटेंट, अलग अलग टीचर से। और यहाँ प्यारे दोस्तों आपका अव्यय व निपात, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 6 टॉपिक इसके अंतर्गत है। क्रिया विशेषण अपने आप में खुद में ही अव्यय होते हैं, इसीलिए इस सीक्वेंस को आपको लिखना है अपने खुद प्यारे दोस्तों हेड राइटिंग नोट्स के पहले या दूसरे पेज पर। तो जब तक आप इनको इस तरीके से सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे, आप क्रिया को तब तक नहीं समझ सकते जब तक संज्ञा सर्वनाम विशेषण का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उसका रीजन ये है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर जो एक नाम धातु क्रिया होती है वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से ही बनते हैं। आप विशेषण को तब तक नहीं समझ सकते जब तक सर्वनाम का टॉपिक क्लियर नहीं है, क्योंकि विशेषण का एक भेद होता है सार्वनामिक विशेषण, और उस सार्वनामिक विशेषण जो बनता है प्यारे दोस्तों सर्वनाम से बनता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अनेक बार चीजों को रिवाइज किया, पढ़ा, उसके बावजूद भी आपके क्वेश्चन सही नहीं हुए, या पेपर में आए हुए क्वेश्चन आपके गलत इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके टॉपिक का सीक्वेंस नहीं था, या फिर आपने पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन को हिंदी के, या फिर आप ये कहो प्यारे दोस्तों कि किसी एक ग्रुप को बहुत ज्यादा आपने समय दिया और बाकी जो ग्रुप थे उनको समय आपने बहुत कम दिया। तो ये गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। फाइनली हम यहाँ पर अपने सब्जेक्ट से फ्री भी होंगे और उसमें 100% परफॉर्मेंस के साथ में सिलेक्शन लेने के लिए हम पढ़ रहे हैं, ना कि प्यारे दोस्तों चीजों को ऊपर ऊपर से देख के आगे बढ़ने। तो जिसका वेटेज जितना है उसको उसी हिसाब से लेके चलोगे। 6 से लेके 8% इन वाले ग्रुप से आपके पूछे जा रहे हैं। इसके बाद ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4 के अंतर्गत प्यारे दोस्तों हमने नाम रख दिया शब्दावली। तो इस ग्रुप नंबर 4 का भी जो रोल है वो भी प्यारे दोस्तों आपकी परीक्षा के अंतर्गत 4 से लेके, मैं जो 4 ओब्लिक करता हूँ, 4 से लेके 6% यहाँ पर इस वाले ग्रुप से भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने हैं। और यहाँ पर इसके अंतर्गत एक आ गया आपका विलोम शब्द, जिसको विरुद्धार्थक शब्द भी कहते हैं। दूसरा है आपका पर्यायवाची, जिसको समानार्थी भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी कहते हैं। फोर्थ है आपका अनेकार्थी, फोर्थ है आपका अनेकार्थी शब्द। और 5वां है आपका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक, जिसको श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। और इसके बाद में प्यारे दोस्तों ये है यहाँ पे 6ठा है आपका एक अर्थी शब्द, ये है आपका एक अर्थी शब्द। 6 टॉपिक है, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6% अलग अलग परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाते हैं। हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जो हमें रणनीति बनानी होती है, प्लानिंग बनानी होती है पढ़ने से पहले, हम उस पर काम करते ही नहीं। हम किताब उठाते हैं या फिर यूट्यूब के या फिर पेड कोर्स के लेक्चर शुरू कर देते हैं और उसमें ये बड़ी गहराई से देखते ही नहीं है आखिरकार टॉपिक का सीक्वेंस, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, किस तरह की क्वेश्चन की वैरायटी के साथ पूछे जा रहे हैं। तो ये काम करना जरूरी है। पढ़ेंगे तो हम लगातार प्यारे दोस्तों 2 से 2.5 महीने, लेकिन जो काम पहले दिन करना है वो काम अगर तरीके से हो जाए तो फिर प्लानिंग के अनुसार चीजें सही जाएगी और आपकी जो दुविधाएं होगी वो अपने आप प्यारे दोस्तों कंप्लीट होगी। तो ये था आपका ग्रुप नंबर 4। इसके बाद ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 5 आप इसको इकाई भी कह सकते हैं, यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट 2 यूनिट। ग्रुप नंबर 5 के अंतर्गत आपके जो टॉपिक है प्यारे दोस्तों, यहाँ एक टॉपिक है आपका विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। इसके बाद में यहाँ कारक चिन्ह, विराम चिन्ह, कारक चिन्ह, समास, समास। इसके बाद मुहावरे, मुहावरे, लोकोक्ति,
मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें। मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें, ये आपके 4 है। और इसके अंतर्गत जो वेटेज रहना है वो 3 से लेके 5%, 3 से 5% मिनिमम और मैक्सिमम आपको बताए गए। विराम चिन्ह, कारक चिन्ह, समास, मुहावरे, ऐसा कोई प्यारे दोस्तों आज तक परीक्षा नहीं हुआ है किसी भी चीज में जहां पर इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस ना मिले हो। इसके बाद ग्रुप नंबर 6। इस ग्रुप नंबर 6 के अंतर्गत यहाँ पे प्यारे दोस्तों जो आपके टॉपिक होंगे वो है वाक्य, वाच्य, काल, वर्ती और पक्ष, वर्ती और पक्ष। इसके बाद लिंग, वचन, लिंग और वचन, ये दो टॉपिक एक ही साथ हैं। तो ये 5 टॉपिक हैं और इनका भी रोल आपकी परीक्षा में यहाँ पर मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5% है। वो पेपर के लेवल स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अब वाक्य के अंदर वाक्य अशुद्धियां भी है, रिक्त स्थान वाला वाक्य भी, इसके इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक भी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वाक्य अनुच्छेद भी जो बनाने को आता है और सही तरीके से किस वाक्य में अशुद्धियां हैं, रिक्त स्थान वाले वाक्य, वो भी बहुत सारे टॉपिक इसी के सब टॉपिक हैं। इसके बाद में ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 7 के अंतर्गत प्यारे दोस्तों यहाँ पे इस ग्रुप का नाम है आपका काव्य। इस ग्रुप का नाम क्या है आपका काव्य। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक पूछे जाएंगे वो है रस। इसके बाद में प्यारे दोस्तों यहाँ छंद और यहाँ है आपका अलंकार, रस, छंद, अलंकार। इस तरीके से यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे काव्य शक्ति, काव्य शब्द शक्ति, शब्द शक्ति। इसके बाद में यहाँ पे गुण, प्रसाद, माधुर्य, ओज। इसका जो रोल रहना है वो भी प्यारे दोस्तों 3 से 5%, 3 से लेके 5% इस काव्य का आपका रोल रहेगा। इसके बाद ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 8 है आपका भाषा से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो रोल रहना है वो है 3 से लेके 4%, 3 से 4%। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा। इसके अंदर भाषा परिवार, भाषा परिवार, हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी का उद्भव, हिंदी का उद्भव और विकास। इसके साथ लिपि, बोली, उपबोली, लिपि, बोली, उपबोली, विभाषा और उपभाषा। ये सारे टॉपिक पहले दोस्तों आप यहाँ पढ़ोगे इसके अंतर्गत। यानी कि हमारे देश के अंदर हिंदी और हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं का जो रोल है वो आपका यहाँ से है। इसके साथ ग्रुप नंबर आपका 9, इस ग्रुप नंबर 9 के अंतर्गत ग्रुप नंबर आपका 9, ग्रुप नंबर 9 के अंतर्गत प्यारे दोस्तों आपको पढ़ना है पूरा हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। इसके साथ में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास,
काल कर्मानुसार, काल कर्मानुसार, इसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। इसके बाद प्यारे दोस्तों आधुनिक काल के तमाम भारतेंदु युग, द्विवेदी, छायावाद, छायावादोत्तर, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता। इसके साथ हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचनाएं। फोर्थ, हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार, हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार। और यहाँ पे आएंगे प्यारे दोस्तों आपका हिंदी प्रचारणी संस्थाएं, हिंदी प्रचारणी संस्था, संगठन व विश्वविद्यालय, ये थे आपके ग्रुप नंबर 9 में। अलग अलग एग्जामों में इसका रोल अलग अलग रहना है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। अगर मान के चलो मैं यूपीएसआई की बात करता हूं तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम प्यारे दोस्तों यहाँ से 7 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं, 5 से लेके 7 प्रश्न। बाकी दूसरे ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामों में अलग अलग रोल रहता है, ये आपको ध्यान रखना, उसी के हिसाब से यहाँ चीजों को शुरू करना है। तो ये इन चीजों के आधार पे ही आप चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर जो 10 है इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों बाकी जो बची हुई चीज है आपकी वो सारी आ जाएगी। ग्रुप नंबर 10 के अंतर्गत यहाँ पर एक टॉपिक है आपका हिंदी विविध का, हिंदी विविध, और इसके साथ भारतीय संविधान में हिंदी, भारतीय संविधान में हिंदी। और इसके बाद तीसरा टॉपिक है यहाँ अपठित गद्यांश। क्या है? अपठित, केवल गद्यांश नहीं है, आजकल पद्यांश भी पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश व पद्यांश, कई बार छोटा सा पद्यांश देता है, उससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और इसमें भी अनेक प्रकार के हैं, रिक्त स्थान वाले गद्यांश भी है, ठीक है, प्रश्न उत्तर वाले भी है, तो वाक्य प्रतिस्थापन से संबंधित गद्यांश भी पूछे जाते हैं। ये है आपका ग्रुप नंबर 10। तो कुल मिला के बात यह है कि जो भी टॉपिक बच गया उस टॉपिक को आउट ऑफ सिलेबस आप ना कहो, इसलिए आपके कैटेगरी के अंतर्गत एक टॉपिक रखा जाता है हिंदी विविध, इसी के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। तो आपकी ये रेगुलर क्लास पर दोस्तों 8 से 9 रहेगी कंटिन्यू, और 8 से 9 में हम सीक्वेंस में चीजों को लेके चलेंगे आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर। हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी आपको समझनी है। तो ये 10 ग्रुप आपके हैं। आपको अपनी हैंड राइटिंग नोट्स जब आप बनाते हो तो सबसे पहला आपका काम है कि अपने खुद हाथों से प्यारे दोस्तों ग्रुप वाइज इन टॉपिकों को लिखना है, और आपको ये देखना है कि कितने टॉपिक ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन बार बार आपके गलत होते रहे हैं पिछले कुछ एग्जामों में जो भी आपने एग्जाम दिए हैं, और कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सही कर लेते हो। तो इसमें कोई भी प्यारे दोस्तों टॉपिक बचा नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, जिसको अलग अलग 6 सेक्शनों में भी हम बांट सकते हैं। पहला सेक्शन है हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, दूसरा है हिंदी व्याकरण, तीसरा है हिंदी शब्दावली, चौथा है अपठित गद्यांश, इसके बाद हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार, कवि लेखक उनकी रचनाएं, या फिर हम कह सकते हैं प्यारे दोस्तों इसके बाद हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं, हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार और हिंदी विविध। यानी कि जब आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो तो उस समय प्यारे दोस्तों कुछ भी टॉपिक आपके बचते नहीं हैं। तो मेरे इन बैचों में चीजें जो सीक्वेंस में चलेगी वो इस तरीके से चलेगी, और उसी के हिसाब से प्यारे दोस्तों मैंने इनका वेटेज भी बताया और आपको समय भी देना है। अब बात करते हैं कि गलती आखिरकार कहाँ हो रही थी। एक तो टॉपिक को सीक्वेंस में ना पढ़ने की, ठीक है, और दूसरी गलती ये कर रहे थे किसी भी टॉपिक को आप कंप्लीट नहीं कर रहे थे। जैसे आज का जो टॉपिक है जो हमें कंप्लीट करना है दोस्तों वो है वर्णमाला। अब इस वर्णमाला के 5 अलग अलग सेक्शन हैं,
जिसको आपने कभी भी पूरा पढ़ा ही नहीं। पहला क्या है आपका वर्ण, वर्ण के भेद है पहला। इसके साथ दूसरा सेक्शन जो है प्यारे दोस्तों वर्णों का उच्चारण स्थान। दूसरा सेक्शन क्या है आपका वर्णों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण स्थान। इसके साथ है फिर आपका यहाँ पर वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास या वर्ण संयोग, वर्ण विन्यास या वर्ण संयोग। फोर्थ है हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का निश्चित स्थान, वर्णों व शब्दों का निश्चित स्थान। और पांचवा जो सेक्शन है वो है पर्यटन के आधार पर, पर्यटन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण। कैरियरविल ऐप से पढ़ के हर साल हजारों बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पे सिलेक्शन ले रहे हैं। उसका रीजन प्यारे दोस्तों यही है कि कैरियरविल पे जब भी स्पेशल बैच आए या फिर हम किसी एक भर्ती को टारगेट करके जब पढ़ाते हैं तो वहां हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी किसी भी टॉपिक की आपके सामने आती है, और जिसकी वजह से आप वहां सब्जेक्ट के दम पे फाइनल स्कोर प्यारे दोस्तों बाकी बहुत अच्छा करते हो और आप मेरिट के अंदर रहते हो। ये तो आपने सबने पढ़ा है, किताब कोई भी किताब आप ले लो, हर किताब में आपको वर्ण के भेद मिलेंगे, लेकिन ये भी आपको हर किताब में मिलेंगे, टीचरों ने पढ़ाए। लेकिन ये चीज ऐसा है कि जब आप यूट्यूब से किसी टीचर से पढ़ रहे हो, किताब से पढ़ रहे हो, तो आपको आज तक समझ में नहीं आई वर्णों का उच्चारण स्थान। लेकिन ये वर्ण विन्यास, वर्ण संयोग किसी किताब में है ही नहीं और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का निश्चित स्थान है ही नहीं किसी किताब के अंतर्गत। और ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने एग्जाम हो रहे हैं उन सबसे प्यारे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर पर्यटन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, तो पर्यटन के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण है यहाँ से अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इन तमाम चीजों को पूछा जा रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड है। तो कई बार प्यारे दोस्तों जिस सीक्वेंस में आपने किताब पढ़ी है या पहले पढ़ा है वो जरूरी नहीं है आपको उसमें पढ़ना है। बहुत सारी चीजें, जैसे हम संकर शब्द पढ़ते हैं तो उसमें दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। जब हमें भाषाओं की जानकारी नहीं है और जब हमें तत्सम तद्भवदेशी की जानकारी नहीं है तो हम संकर शब्द बता ही नहीं सकते कि दो कौन कौन सी भाषा के शब्द इसके अंदर हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अब तक जो पढ़ने का तरीका था उस तरीके को चेंज करो अगर आपको सिलेक्शन लेने वालों की पहली पंक्ति में खड़े होना है या 2025 में आप मन बना चुके हैं सिलेक्शन लेने का। तो हम जो भी टॉपिक होगा उसमें 1 लेक्चर हो या 5 लेक्चर हो, हमें हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी को कंप्लीट करके आगे बढ़ना होगा। अदरवाइज प्यारे दोस्तों फिर वही चीज होगी कि चीजों को ऊपर ऊपर से देखा, एक नहीं बल्कि 4 बार, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चंस आया तो वो आपका सही नहीं हुआ। मुद्दा यही है कि हिंदी में जितने क्वेश्चंस हैं वे सारे हमें सही करने हैं। और आज से प्यारे दोस्तों ये यहाँ से हम शुरुआत करेंगे ताकि चीजों को सही तरीके से आप समझ पाओ। जो भी आपके डाउट्स बन रहे हैं वो हो सकता है कुछ आने वाले पल में, कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में मैं आपके सामने रख दूं, ठीक है, और आपको पूछने की उसकी आवश्यकता ही ना पड़े। तो कोई भी बच्चा टेंशन ना ले, टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा सारे डाउट आपके अपने आप क्लियर होंगे। किसी भी बच्चे को जरूरी नहीं कमेंट करके पूछे तो तभी प्यारे दोस्तों आपके वो डाउट क्लियर हो, क्योंकि जो मेरे से आप पूछने वाले हैं अगले ही कुछ पल वो सारी की सारी चीजें आपके सामने आने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हम वर्ण किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े या खंड ना किए जाए, जिसके टुकड़े या खंड ना किए जाए वो क्या कहलाता है? वर्ण। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या है आपका, ये वर्ण है और ये भी आपका वर्ण है। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर मैं इसको इस रूप में लिख दूं तो आप इसको वर्ण नहीं कहोगे, इसको मैं इस रूप में लिख दूं आप इसको भी वर्ण नहीं कहोगे, क्योंकि मैंने यहाँ क्या कर दिया, इसके टुकड़े कर दिए।
तो एक तो प्यारे दोस्तों आपका ये हुआ, 2 3 4 और एक 5, ऐसे ही 1 2 3 और एक ये 4 टुकड़े हो गए इसके। इसीलिए आपको ध्यान रखना, जिसके टुकड़े या खंड ना किए जाए वो क्या कहलाता है, वर्ण। इसके बाद दूसरा प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन से बना है अक्षर। अक्षर क्या है जी, वर्णों का मौखिक, वर्णों का मौखिक रूप जो नष्ट ना किया जा सके। हम इसको अक्सर इसलिए कह रहे हैं कि जब भी हम कोई वर्ण बोलते हैं, ए आ या कै खे गे गे, तो ये हमारे इस ब्रह्मांड में, इस संसार में ये साउंड जा रही है। और जब ये साउंड जा रही है प्यारे दोस्तों, तो ये साउंड तमाम जो भी जहां तक जिसकी पहुंच होती है, सुनने की शक्ति होती है, उस तक ये पहुंचती है। तो जब ये चीज एक बार इस ब्रह्मांड में आ गई तो स्वाभाविक बात है इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। पुराने समय में तो आपने पढ़ा भी होगा कि ऐसे ऐसे लोग रहे जो वाद्य यंत्र बजा के बादलों को बरसा देते थे। उसका भी रीजन ये साउंड ही था, ध्वनि था। तो यहाँ पे क्षर का अर्थ होता है कम होना, और इसके आगे क्या लगा है, ए लगा है आपका उपसर्ग। तो यानी कि जिसको कम ना किया जा सकता हो, जिसको नष्ट ना किया जा सकता हो, उसको हम क्या कह रहे हैं, अक्षर। यानी कि वर्णों का जो मौखिक रूप है, एक तो ये लिखित रूप हो गया जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाई हम इसको लिख रहे थे ना ऐसे, तभी तो इसके टुकड़े नहीं हुए, तभी तो हम इसको ए और इसको क्या कह रहे हैं, कै कह रहे हैं। लेकिन ये क्या है, आपका मौखिक रूप है जो नष्ट ना किया जा सके। क्योंकि जो भी आप एक बार चीज बोल दोगे, जो साउंड एक बार आ गई इस ब्रह्मांड के अंतर्गत, वो इसी के अंदर रही, ठीक है। तो उसको आप वापिस नहीं ले सकते, उसको समाप्त नहीं कर सकते। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है, इसी का ही एक और नाम होता है ध्वनि। प्रत्येक वर्ण की अपनी एक आवाज, जिसको हम साउंड कहते हैं, आवाज होती है, जिसके कारण वर्णों को या वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है, ध्वनि भी कहा जाता है। अब जब भी हम इनको पढ़ते हैं अलग अलग रूप में, मान के चलो हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया, इसमें से हमने च प्रयोग किया, च छ जय, और इसके बाद में झ और ये वाला ये, तो इनकी साउंड सबकी अलग अलग है। जो इसकी साउंड थी वो इसकी नहीं है, जो इनकी दोनों की है वो इसकी नहीं है। तो अलग अलग साउंड के साथ हम मौखिक रूप से इनका उच्चारण कर पा रहे। और जब मौखिक का मतलब वर्बली जब हम इनको बोलते हैं, लिखित रूप कौन सा है आपका, वर्ण का हो गया। तो यानी कि प्रत्येक वर्ण की अपनी एक जो साउंड है वो एक दूसरे से भिन्न है। तो इसी की वजह से इन्हीं वर्ण और अक्षर का तीसरा नाम क्या होता है, ध्वनि। जिसको हम वर्ण कह रहे हैं वही अक्षर है, और वही क्या है, ध्वनि है। ध्वनि इसलिए क्योंकि इसमें से साउंड है, अक्षर इसलिए कि जैसे ही हमने बोले ब्रह्मांड में वो साउंड गई, उसको हम ना तो वापस ले सकते और ना उसको नष्ट कर सकते। और लिखित इसलिए क्योंकि जब भी हम इनको लिखेंगे तो टुकड़ों के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि आप इसको ए नहीं कह सकते, इसको आप क्या नहीं कह सकते। तो जिसके टुकड़े या खंड ना हो उसे क्या कहते हैं, वर्ण। इसी वजह से इनका एक और नाम पड़ गया प्यारे दोस्तों, और वो हो गया लिपि चिन्ह। इन्हीं वर्णों को हम क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ण के लिखने का तरीका दूसरे वर्ण से भिन्न होता है, जिसको
हम लिख कर, इसको हम लिख कर प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसी वजह से क्या कहलाया आपका लिपि चिन्ह। यानी कि एक ही चीज के प्यारे दोस्तों यहाँ पे चार नाम हो गए। यानी कि जिसको हम वर्ण कह रहे हैं वो वर्ण क्या है अपने आप में, वो अक्षर भी है। उसी को प्यारे दोस्तों हम यहाँ ध्वनि भी कह रहे हैं और इसी को हम क्या कह रहे हैं, लिपि चिन्ह। तो ये सब क्या है, एक ही नाम है। ये सब क्या है, एक के ही नाम है, अलग अलग नहीं है। यानी कि वो वर्ण कहे, अक्षर कहे, ध्वनि कहे, लिपि चिन्ह कहे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस यहाँ से बच्चों ने गलती किया है वो ये किया है कि क्वेश्चंस पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। क्वेश्चन क्या था जी आपका, भाषा या वाक्य की, भाषा या वाक्य की सबसे छोटी, भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई। अब आपको जो ऑप्शंस दिए गए वो ऑप्शंस आपके ये थे, एक था वर्ण, दूसरा आपका अक्षर और तीसरा आपका ध्वनि और चौथा था आपका यहाँ पे लिपि चिन्ह। ये आपसे पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ। पहले ऑप्शन क्या आते थे, आज से 4 साल 3 साल पहले क्वेश्चंस आपका सेम था। ऑप्शन आपके क्या रहते थे, वर्ण, शब्द, इसके बाद में यहाँ पर पद और चौथा रहता था आपका वाक्य। लेकिन समय के साथ साथ चीजों को अपडेट करना पड़ेगा, आपको चीजों को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई, या फिर हम सबसे छोटी को क्या कह रहे हैं, लघुत्तम इकाई भी कह सकते हैं, ठीक है, सूक्ष्मतम इकाई भी कह सकते हैं। तो किसी भी रूप में करेगा, इस छोटी इकाई के स्थान पर जिसको वो छोटी इकाई कह रहा है, इस छोटी इकाई को भाषा की सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई, इकाई मतलब यूनिट, जिसको हम यहाँ ग्रुप भी कह रहे थे अभी, ठीक है, सूक्ष्मतम इकाई, लघु इकाई, सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्मतम इकाई, लघु इकाई, निम्नतम इकाई। भाषा की निम्नतम इकाई बताए, लघु इकाई बताए, सूक्ष्मतम इकाई बताए, छोटी इकाई बताए। तो ये सारी चीजें एक ही बात है। तो जब हम ये 4 ऑप्शंस लेते हैं पहले वाले, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा यहाँ पे ध्वनि, ऑप्शन नंबर 3। और जब हम ये ऑप्शन से लेते हैं तो उसमें से राइट क्या है आपका, वर्ण। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, वर्ण तो यहाँ पे भी दिया था, लेकिन इसमें ध्वनि क्यों है, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये कै अभी आपको बताया गया कि एक वर्ण है, लेकिन इसके अंदर ध्वनि 2 है, एक आधे कै की और दूसरी क्या है, ए की। इसका मतलब प्यारे दोस्तों जो हमारी साउंड होती है वो उस लिखित रूप से छोटी होती है, क्योंकि इसमें तो हम 2 साउंड का प्रयोग कर रहे हैं, कै और ए का। तो इसीलिए सबसे छोटा क्या कहलाए, जब तक ऑप्शंस में प्यारे दोस्तों ध्वनि है तो राइट आंसर ध्वनि है, जब ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तब यहाँ राइट आंसर आपका वर्ण है। तो बहुत सारे बच्चे क्या किए, किताबों में लिखा है और उन किताबों को जिनको आप पढ़ते हैं उसी के पहले पेज पे लिखा होता है, किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। तो फिर जिम्मेदार कौन होगा, जो उनको खरीद के पढ़ रहे हैं बिना लॉजिक के, क्योंकि किताब तो बोलती नहीं है। तो यहाँ पे किताब में और टीचर में जो अंतर होता है वो यही है, किताब केवल आपको ये बताती है कि ऐसा होता है, लेकिन टीचर यहाँ आपको बताता है कि ऐसा कब होता है और ऐसा कब नहीं होता है। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, बहुत सारी चीज आप हर टॉपिक में नहीं पढ़ोगे, लगभग कम से कम 50% सिलेबस में 50% चीजें आपके सामने नहीं होगी, आप पचा नहीं पाओगे, आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपने रट्टा मारा है बिना लॉजिक के किताबों से। इसलिए जब तक टॉपिक कंप्लीट ना हो अपने आप को परेशान नहीं करना है।
जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा आपको लॉजिक भी समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर डिपेंड है। इसलिए रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आपको पेशेंस नहीं खोना है। स्टूडेंट का सबसे पहला गुण पढ़ने का यही है कि उसको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि एक दिन में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आज से चीजें शुरू हुई है और एक प्यार दोस्तों धीरे धीरे हम चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे, और जब हमें यह लगेगा कि 1 घंटे की क्लास की जगह 2 घंटे की आवश्यकता है तो आपको 2 घंटे भी दिए जाएंगे। लेकिन पहले बेस बना के चीजों को तरीके से लेके आगे बढ़ना है, ताकि दोबारा से आपको हिंदी का रिवीजन ना करना पड़े और लाइफ में दोबारा हिंदी ना पढ़नी पड़े। मकसद केवल 2 ही है कि जो पढ़ाए वो पेपर में आए, आप 100% परफॉर्मेंस करके आओ हिंदी के अंदर, और प्यारे दोस्तों लाइफ में दोबारा से आपको हिंदी को समय ना देना पड़े। इन 3 उद्देश्यों के लिए ही मैं यहाँ पे सारी क्लासें आपको देता हूँ। तो इसीलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ उसके अलावा सुनना भी पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों ने किताबों में, यूट्यूब से या बाकी टीचरों से बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन जब चीज नहीं आती है तो उस चीज को जोड़ नहीं पाते। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया आपका? ध्वनि हो गया। ऑप्शन में वर्ण भी था तो भी राइट आंसर ध्वनि है, यहाँ पे ध्वनि नहीं था इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या है? वर्ण है। तो यहाँ छोटी पूछे, सूक्ष्मतम पूछे, लघुत्तम इकाई पूछे, लघु की जगह वो क्या प्रयोग कर लेगा आपसे? लघुत्तम इकाई। ये सारी एक ही शब्दावली है, ठीक है। लघुत्तम इकाई तो भाषा की या फिर वाक्य की लघुत्तम इकाई, जब तक ऑप्शन में ध्वनि है तो राइट आंसर क्या है? ध्वनि। तो इसके बाद फिर यहाँ पे आपसे ये सीक्वेंस पूछेगा इनका। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा ध्वनि है। फिर ध्वनि से आप क्या बनाओगे? ध्वनि से आपके वर्ण बनेंगे, ठीक है। अगर वर्ण भी ऑप्शन में नहीं है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? अक्षर होगी। अगर अक्षर भी नहीं है तो फिर क्या होंगे? आपके लिपि चिन्ह होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे? आपके लिपि चिन्ह है। अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या है प्यारे दोस्तों? आपका यहाँ पे शब्द है, और शब्द के बाद में अगर शब्द भी नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा? शब्दांश है। और शब्दांश क्या होते हैं? आपके उपसर्ग और प्रत्यय। अगर ये नहीं है तो फिर पद बनते हैं इनसे, और पद से क्या बनते हैं? पदबंध बनते हैं। पद से क्या बनेंगे? पदबंध। इन्हीं पदबंध को हम क्या कहते हैं? वाक्यांश या उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। और इन पदबंध वाक्यांश से क्या बनेगा प्यारे दोस्तों? वाक्य बनेगा। फिर वाक्य किसका निर्माण करेगा? वाक्य निर्माण करता है अनुच्छेद का, जिसको आप पैराग्राफ कहते हैं। इसको क्या है? जिसको आप पैराग्राफ कहते हो। और इन पैराग्राफ से क्या बनेंगे? चैप्टर बनेंगे, जिसको हिंदी में अध्याय कहा जाता है। और इन अध्याय से क्या बनेंगे प्यारे दोस्तों? पुस्तक बनेंगे, जिनको आप इंग्लिश में बुक कहते हैं, संस्कृत में ग्रंथ कहते हैं, और काव्य की भाषा में प्यारे दोस्तों इनको काव्य और महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काव्य और महाकाव्य कहा जाता है। तो यानी कि अगर आपको एक अच्छा लेखक बनना है, कोई अच्छी पुस्तक, ग्रंथ, काव्य या महाकाव्य लिखना है, तो आपको इतनी चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से फिर वर्ण, अक्षर, लिपि चिन्ह, शब्द, शब्दांश, पद, पदबंध। अब रीजनिंग के अंतर भी ये क्वेश्चंस अब तक 7 बार अलग अलग एग्जामों में आ चुका है। इसमें से कोई भी 4 उठाएगा और वो पूछेगा कि इसका सही सीक्वेंस बताइए क्या है, या इसको आरोही क्रम में लिखिए, या इसको अवरोही क्रम में लिखिए, या इसको कर्मानुसार लिखिए। और हिंदी में भी अनेक बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से जो पहला क्वेश्चन था आपका, वो भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, भाषा की इकाइयों का आरोही या फिर अवरोही क्रम। आरोही क्रम बढ़ता क्रम है, अवरोही क्रम घटता क्रम है। वो कोई भी 4 या 5 दे देगा और आपको ऑप्शंस देगा ABCD के रूप में, क्या कह गया के रूप में, 1 2 3 4, और उसमें से उनका सीक्वेंस चेंज करेगा। तो सही सीक्वेंस क्या है जी? इसमें से सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, फिर अक्षर, लिपि चिन्ह, शब्द, शब्दांश, पद, पदबंध, वाक्यांश, वाक्य, अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ, अध्याय, पुस्तक, ग्रंथ, काव्य या फिर महाकाव्य। तो वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पर ये बताइए जो शब्दांश है, तो शब्दांश के बाद क्या बनाओगे आप, ठीक है। जो शब्दांश है तो शब्दांश अपने आप में उपसर्ग और पढ़ते हैं आपके, तो उनसे क्या बनेगा? शब्द। हाँ, यहाँ पे शब्दांश, उसके बाद शब्द। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ चेंज करो आप इसको। इसमें यहाँ पर क्या हो गया आपका? शब्दांश, और ये क्या है आपका? शब्द है। ये है आपका शब्द, क्योंकि शब्द से पद बनते हैं, पद से फिर पदबंध बनते हैं। इसी को हम वाक्यांश या उपवाक्य कहते हैं, और ये क्या है? फिर वाक्य कहते हैं।
अब उसने सारी चीज वो कर दी, आपसे पूछ लिया, ये 4 दे के पूछ लिया, या फिर इनमें से एक ले लिया वर्ण, दूसरा ले लिया प्यारे दोस्तों शब्द, तीसरा ले लिया पद और चौथा ले लिया वाक्य है। तो ये इसका सीक्वेंस बना। ठीक है, तो इन्हीं को 4 अलग अलग ऑप्शन में वो क्या करेगा, अलग अलग देगा। फिर यहां से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई। तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है प्यारे दोस्तों वो होती है शब्द, क्योंकि वर्ण का तो अर्थ ही नहीं होता है। तो इसलिए भाषा की सार्थक इकाई क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूं, मैंने एक ये प्रयोग किया, एक ये। अब ये क्या है, कैम है, ल है, यानी कि ये क्या कहलाए, आपके वर्ण कहलाए। लेकिन यहाँ जब हम सार्थकता की बात कर रहे हैं तो हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ कमल की कह रहे हैं। यानी कि जब वर्णों का जो समूह है वो ऐसा कोई शब्द बनाए जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, कोई ना कोई भाव हो, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, भाषा की सार्थक इकाई। तो सार्थक का मतलब क्या हुआ, जो अर्थ के साथ है, जो अर्थ के साथ है वो क्या कहलाई, आपकी सार्थक कहलाई। तो इसीलिए भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो शब्द होती है, और भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है वो ध्वनि नहीं है, तो ऑप्शन में वर्ण नहीं है, तो अक्षर। इसके साथ फिर एक नया क्वेश्चन यहाँ बना, भाषा की वृहत्तम अर्थात बड़ी इकाई। इसके बाद क्वेश्चन बना आपका भाषा की सबसे बड़ी वृहत्तम विशाल इकाई। तो ये क्या है, ये होती है वाक्य। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, आपकी वाक्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपकी ध्वनि अर्थात वर्ण है। और सार्थक इकाई क्या है, आपकी शब्द है। तो इन तरीके से लॉजिकली चीजों को लेके आपको आगे बढ़ना है। यहां तक किसी का डाउट हो तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्यारे दोस्तों अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहां तक जो भी चीजें आपने पढ़ी है इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे वर्ण के भेद। जब वर्ण की परिभाषा पढ़ ली वहां से बनने वाले क्वेश्चंस हैं। तो वर्ण के भेद 2 भी होते हैं और 3 भी होते हैं। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन में 2 देता है या फिर 3 देता है। तो मूल भेद 2 ही होते हैं, स्वर और व्यंजन, लेकिन हम तीसरे भेद का भी प्रयोग करते हैं। एक होते हैं आपके स्वर वर्ण, दूसरे होते हैं प्यारे दोस्तों आपके व्यंजन वर्ण, और तीसरा होता है आपका यहाँ अयोग वहा। तीसरा क्या होता है आपका अयोग वहा वर्ण। अगर ऑप्शन में 2 और 3 दोनों दिए हैं तो राइट आंसर हमेशा मैक्सिमम डिजिट मानी जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें भेदों में प्यारे दोस्तों आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। उसका रीजन ये है कि मान के चलो आपसे स्वर की संख्या पूछी 11 है कि 13 है, तो जब तक ऑप्शन में 13 है तो राइट आंसर 13। जब ऑप्शन में 11 भी हो तो हमेशा आपको मैक्सिमम डिजिट ही लेनी होती है। जब 13 नहीं होगा तो फिर आप क्या कहोगे 11। ऐसे ही समास के भेदों में समास के भेद 4 भी है 6 भी है। तो जब ऑप्शन में 6 नहीं है तो फिर 4 भेद हैं। उसका रीजन ये है कि कर्मधारय और द्विगु जो समास होता है वो तत्पुरुष का भेद बन जाता है। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों यहाँ पर स्वर क्या है आपका, जैसे ए है, ये ई है, ऊ है, ये क्या कहलाते हैं आपके स्वर वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद व्यंजन जो अभी आपने पढ़े कै खे गै घै, ये क्या है आपके व्यंजन है। अयोग वहा वर्ण क्या है आपका, ये आपके अनुस्वार। एक तो ये आपका अयोग वहा है, इसका आप प्रयोग करते हो, और एक आप इसका विसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं आपके अयोग वहा। अर्थात जिन वर्णों का योग आप स्वर और व्यंजन में नहीं कर पाए, ठीक है, वो क्या कहलाए अयोग वहा। ध्यान दो यहाँ शब्द पे प्यारे दोस्तों, जिन वर्णों का योग आप स्वर और व्यंजन में नहीं कर पाए तो वो क्या कहलाता है अयोग वहा। ठीक है, वो क्या कहलाए अयोग वहा। फिर यहां से जो क्वेश्चंस बने वो बने आपके स्वर वर्ण से संबंधित। कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे जी,
जिन जिन वर्णों का जिन वर्णों का जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से बिना किसी की सहायता से हो, वो क्या कहलाते हैं? बिना किसी की सहायता से वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर स्वर वे स्वतंत्र ध्वनि हैं जिनमें जो दूसरी ध्वनि या फिर वर्ण पर दूसरी ध्वनि या वर्ण पर आश्रित नहीं होते अर्थात निर्भर नहीं होते। तीसरी स्टेटमेंट जो पूछी जाती है हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11। और वे 11 कौन कौन से होते हैं? इनमें ए, आ, छोटा ई, बड़ा ई, इसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, आई, ये क्या हो गई जी आपकी 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, फिर यहाँ से ही क्वेश्चन आपका बनता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13। तो वे 11 तो होती है, लेकिन 12वीं के रूप में हम ध्वनि का किसका प्रयोग करेंगे? इस बड़े वाले री का। 13वीं के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? हम इसका। तो यहाँ हम जो ले रहे हैं प्यारे दोस्तों, हम इसको ले रहे हैं, और दूसरा यहाँ हमने बड़े वाले जो री है उसमें ये एक एक्स्ट्रा लगा होता है, छोटा री है, लेकिन जो हमने ये दिया है इसमें ये क्या हो गया? बड़ा। यानी कि 12वां स्वर आपका ये हुआ और 13वां स्वर आपका ये हुआ। फिर कई बार क्वेश्चंस आपसे ये पूछा जाता है और आंसर की भी रिवाइज होके आती है, और फिर आप अपनी चलाते रहते हो। हिंदी में कुल स्वर वर्ण की संख्या तो वो कितनी होती है? 13 होती है। तो यहाँ पर एक तो शब्द क्या प्रयोग कर लिया? कुल का प्रयोग किया। तो जब आपसे ये पूछा है कि हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं या कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो आपके ऑप्शन में प्यारे दोस्तों 11 भी है और आपके ऑप्शन में यहाँ पे क्या है? 13 है। तो हमेशा आपको मैक्सिमम डिजिट ही लेना है। तो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत इसमें आंसर की प्यारे दोस्तों भर्ती बोर्ड ने रिवाइज की। पहले उन्होंने 11 सही माना, दोबारा रिवाइज किया, फिर 13 सही माना, जबकि इसके दोनों ही क्वेश्चंस राइट हैं। या तो वो दोनों ऑप्शन देना, क्योंकि हम इनका जो प्रयोग है वो कहाँ कर रहे हैं? संस्कृत में कर रहे हैं। और चूंकि संस्कृत के शब्द हिंदी के अंदर तत्सम कहलाते हैं और तत्सम शब्द में हम प्रयोग करें, अगर वो यहाँ कहे कि प्रयोग की दृष्टि से हिंदी में स्वर की संख्या बताइए, स्वर वर्ण की संख्या बताइए, तब भी प्यारे दोस्तों क्या होगी? 13 है। तो जब भी आपसे पूछे कि प्रयोग की दृष्टि से स्वर वर्ण हिंदी में कितने हैं? 13 है। हिंदी में कुल स्वर कितने हैं? तो भी 13 है। और जब जब ऑप्शन में 11 और 13 दोनों देगा तो राइट आंसर प्यारे दोस्तों क्या है? 13 है। लेकिन यहाँ क्या है? संस्कृत में स्वर, क्योंकि संस्कृत में हम 13 प्रयोग करते हैं, वहां कोई डाउट है ही नहीं। यहाँ क्या? हिंदी में स्वर वर्ण,
अब हिंदी में स्वर वर्ण है, अब उसने ऑप्शन में 13 दिया नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है 11 है। अगर ये लैंग्वेज आपकी है कि हिंदी में स्वर वर्ण, न तो इसमें कुल का प्रयोग है न इसमें प्रयोग की दृष्टि से है, तो यहाँ 13 के होते हुए भी राइट आंसर आपका 11 ही होगा। दोबारा से सुनो ध्यान से, क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे कई बार आप फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर वो कहता है प्रयोग की दृष्टि से या फिर कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं हिंदी के अंदर, तब उस कंडीशन में राइट आंसर आपका 13 है। और जब वो केवल पूछ रहा है हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या बताओ, तो आप 11 कहोगे 13 ऑप्शन में होते हुए भी। तो यहाँ हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ है और वो पूछे स्वर वर्ण की संख्या, यहीं पे विवाद खड़ा हो गया। हिंदी का प्रयोग किया ही नहीं, क्वेश्चन था आपका स्वर वर्ण की संख्या बताओ, और स्वर वर्ण की संख्या ऑप्शन में 11 भी और 13 भी दिया हुआ है, तो 11 वालों का भी सही और 13 वालों का भी है, क्योंकि उसने हिंदी शब्द का तो प्रयोग किया ही नहीं। ठीक है, जब वो हिंदी पूछ रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चंस का दायरा लिमिटेड, उसकी सीमा का निर्धारण कर दिया। और जब हिंदी शब्द का प्रयोग ना करे तो आपके पास दो ऑप्शन है, तो दोनों मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस कंडीशन में मैक्सिमम डिजिट को चुनना होता है। जो यहाँ पे 11 और 13 में बड़ी कौन सी है संख्या, 13 है, तो आप 13 को लो। ऐसे ही फिर यहाँ पे जो क्वेश्चंस बना आपका पाली और प्राकृत में, पाली प्राकृत भाषा में, पाली प्राकृत भाषा में स्वर वर्ण की, पाली प्राकृत भाषा में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 10। इसके बाद में फिर यहाँ पे क्वेश्चंस बना हमारा 7वां अपभ्रंश में, इसमें अपभ्रंश में, तो यहाँ पर क्या है, अपभ्रंश में कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं, 9। तो अपभ्रंश में 9 है, पाली प्राकृत में 10 है, हिंदी में 11 है और संस्कृत में 13 है। इस तरीके से, क्योंकि हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के क्रम में आपको प्यारे दोस्तों केवल हिंदी का अध्ययन नहीं करना, हिंदी के साथ साथ जो दूसरी भाषाओं का संबंध हिंदी से जुड़ा है उसको भी क्लियर करके आपको आगे बढ़ना है। तो फिर यहाँ पर जो हम बात करेंगे कल वाली क्लास में, वो करेंगे स्वर वर्ण के भेद, स्वर के भेद, और वो होते हैं 4, 3 नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे 3 ही करके आते हैं, तो 3 तो मात्रा के आधार पे होते हैं, उच्चारण के आधार पे। आज के लिए इतना ही, सभी दोस्तों को नमस्कार। तो स्वर्ण वर्ण के प्यारे दोस्तों 4 भेद हैं, मात्रा समय के आधार पर, जिह्वा की आकृति के आधार पे, होठ की आकृति के आधार पे और मुख की आकृति के आधार पे। उनको करेंगे कल वाली क्लास में कंप्लीट। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें मेरा फोकस था, टारगेट था प्यारे दोस्तों, आपको सिलेबस क्लियर करना, कौन सी चीज किस तरीके से आपको पढ़नी है, कौन से टॉपिक किस टॉपिक से निर्भर है, डिपेंड है, और किस तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट को पूरा करते हुए धीरे धीरे पेशेंस रख के आगे बढ़ना है। आज का फोकस वो था, रोज पढ़ाई करेंगे और रोज आप अपने टॉपिक से हम फ्री भी होंगे। नमस्कार साथियों, दोबारा से मिलेंगे कल फिर हम इसी टॉपिक के साथ।